हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम एक कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम हर संडे को एक आर्मी अग्निवीर का कंप्लीट मॉडल पेपर डिस्कस करते हैं। इसके अंदर पूरे 50 प्रश्न रहेंगे, जिसके अंदर हम जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग चारों ही सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने ये पेपर तैयार किया है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले कल की क्लास में आपको ये वाला प्रश्न होमवर्क के लिए दिया था, तो पहले इसको डिस्कस करेंगे। प्रश्न था कि जौनपुर शहर के संस्थापक कौन थे। अगर आप सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया था कल, फिरोज शाह तुगलक, आपका आंसर करेक्ट है जी। चलिए बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और देखिएगा प्रश्नों की संख्या पूरे 50 है, और मैं आज आप सभी को टारगेट दे रहा हूं 40 प्लस क्वेश्चन राइट करने का। सभी को टेस्ट कंप्लीट लगाना है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, आंसर करिएगा। सेक्शन ए सामान्य ज्ञान 1 से 15 तक पूरे 15 क्वेश्चन। जापान की राजधानी का नाम क्या है? जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ जापान? जल्दी से आंसर करिएगा, क्या आंसर करेंगे? तो देखिए आंसर मैच करिएगा। जापान की कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो है। ऑप्शन डी जो आंसर दे रहे हैं उनका आंसर करेक्ट है। ज्यादा समय आज वेस्ट नहीं किया जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर की तरफ चलेंगे। कॉपी पेन भी साथ में लेकर बैठिएगा, मैथ और रीजनिंग भी हमको सॉल्व करना है। ठीक है जी। आप देखिए कैनबेरा भी पता होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है जी? ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल का नाम क्या है? तो कैनबेरा है। लंदन सभी को पता है ब्रिटेन की कैपिटल है। किसकी? ब्रिटेन की। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा आपके सामने स्क्रीन पर। सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? और यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से इसका आंसर करिए। हिमाचल प्रदेश, असम, गोवा या फिर आंध्र प्रदेश? आंसर करिए जी फटाफट से। Which state was the first formed on the basis of language? दीजिए आंसर। देखिए 1 अक्टूबर 1953 को, 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश ऐसा पहला राज्य बना है जिसका भाषा के आधार पर गठन किया गया। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर किया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है जी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, चौरी चौरा कांड कब हुआ? सुपर इंपॉर्टेंट है जी आपके एग्जाम के लिए। पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर लगाना है आपको, बिल्कुल आर्मी अग्निवीर के लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमने ये पेपर रखा है। ठीक है जी। आंसर करिए इसका, क्या आंसर करेंगे? व्हेन डिड द चौरी चौरा इंसिडेंट टेक प्लेस? देखिए 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चौरी चौरा एक जगह है, यहां पर जो यहां पर पुलिस चौकी थी वहां पर आग लगा दी गई थी। इसके चलते ये चौरी चौरा जो कांड है हुआ था। और असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। ठीक है जी। इस चौरी चौरा कांड के चलते इस असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि चौरी चौरा कांड के कारण किस आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, किसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत के प्रमुख भौगोलिक शहरों के उपनाम से यह टॉपिक है, ये प्रश्न है। और ये भारत के प्रमुख भौगोलिक शहरों के उपनाम, ये टॉपिक मैंने आपको करवाना है। ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं, आंसर जल्दी से करिए। क्या आंसर करेंगे जी? देखिए उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। आंसर मैच करिए। सभी ने क्या ऑप्शन सी को आंसर दिया है? अब कोयम्बटूर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कोयम्बटूर को बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कोयम्बटूर को कहा जाता है। अगर आपसे पूछेगा सिर्फ डायरेक्ट भारत का मैनचेस्टर, भारत का
मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो ये बोलते हैं अहमदाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए जी। व्हेन वाज तेलंगाना स्टेट एस्टेब्लिश्ड? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर करिए। देखिए 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य की स्थापना हुई थी और यह भारत का 28वां राज्य बना था। यह भारत का 28वां राज्य बना था। किससे अलग होकर बना था जी? तो आंध्र प्रदेश से। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तेलंगाना राज्य जो है किस राज्य से अलग होकर बना था? क्या आंसर करेंगे? आंध्र प्रदेश आंसर करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपके सामने है, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पौंडीचेरी। जल्दी से आंसर करिए जी इस प्रश्न का। जल्दी से आंसर करिए, क्या आंसर करेंगे? आंसर करिए फटाफट से। देखिए दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह जम्मू कश्मीर में है। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न लिए हैं आज, ये सभी सुपर इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। इनको ब्रह्मास्त्र प्रश्न बोलिएगा। बिल्कुल आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन बी। क्या सभी आंसर बता रहे हैं? आंसर मैच करिए। देखिए लॉर्ड कैनिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 रेवोल्यूशन, उस समय वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड मैकाले जो है इन्होंने 1835 में अंग्रेजी शिक्षा सुधार में योगदान दिया था और लॉर्ड डलहौजी क्या है जी? 1853 में इन्हीं के शासनकाल में प्रथम रेल चली थी। रेल सेवा, तार सेवा और डाक सेवा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। शिक्षा किस सूची का विषय है? जल्दी से इसका आंसर कमेंट करिए। शिक्षा जो है यह किस सूची का विषय है? क्या आंसर करेंगे? ऑप्शन आपके सामने है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए जी। शिक्षा जो है यह आपका समवर्ती सूची का विषय है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, अनुसूची की बात करेंगे तो 7वीं अनुसूची में, संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। ये सभी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां स्थित है? न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन या फिर जिनेवा? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ लोकेटेड? दीजिए जल्दी से आंसर। क्या आंसर करेंगे इस प्रश्न का? आंसर मैच करिएगा। जो भी यहां पर ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं न्यूयॉर्क, उनका आंसर करेक्ट है जी। देखिए यूनिसेफ और यूनेस्को, इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है? तो ये पेरिस में है। ठीक है जी। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बस। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? क्वेश्चन जो है देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सभी को कंप्लीट लगाना है आज का। आंसर करिए जी। इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, भारत? क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर दीजिए। द फेमस पशुपतिनाथ टेम्पल इज सिचुएटेड इन? ऑप्शन बी जो आंसर बता रहे हैं नेपाल, उनका राइट आंसर है जी। कमेंट बॉक्स में कमेंट मत करिएगा कि मेरा नाम लीजिए। ठीक है, क्लास हमारी ये प्रीमियर्ड है, लाइव नहीं है। ऑप्शन बी क्या सभी ने आंसर दिया है?
11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है जी? हु इज ऑल्सो नॉन एज मैन ऑफ डेस्टिनी? ऑप्शन अवेलेबल है सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर करिए जी जल्दी से, क्या आंसर करेंगे? मैन ऑफ डेस्टिनी कहा जाता है नेपोलियन बोनापार्ट को। क्या सभी ने ऑप्शन ए को आंसर दिया है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में बाल श्रम निषेध का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 21? दीजिए आंसर। इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर हैज बीन डिस्क्राइब्ड? क्या आंसर करिएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। क्या सभी ऑप्शन ए को आंसर दे रहे हैं? अनुच्छेद 24 आपका राइट आंसर है जी। 13 नंबर प्रश्न, 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितने मिनट का समय लगता है? हाउ मेनी टाइम्स डज इट टेक टू क्रॉस 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड? जो ऑप्शन सी को आंसर दे रहे हैं 4 मिनट, उनका आंसर करेक्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि कितने डिग्री देशांतर पार करने में 1 घंटे का समय लगता है, तो 15 डिग्री देशांतर है ना, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 मिनट बन जाता है। ठीक है जी, तो ये दिमाग अपने आप लगा लिया करिए। 14 नंबर देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चौदह नंबर क्वेश्चन का आंसर करिए। इन विच ईयर वाज द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड? कब हुई थी? तो ये हुई थी 1995 में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। WTO होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहां पे है? तो जिनेवा में है जी। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, सामान्य ज्ञान का लास्ट क्वेश्चन। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि डैश में बनाई गई? मगहर, जबलपुर, ग्वालियर, गुवाहाटी? सुपर इंपॉर्टेंट, दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि जो है ये मगहर में बनाई गई है। उनकी समाधि कहां है? तो मगहर में है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पे आपका सेक्शन ए कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। 16 से 30 तक अगले 15 क्वेश्चन। लास्ट में अगर आप सभी स्कोर कमेंट करेंगे तो सेक्शन वाइज करिएगा कि सेक्शन ए में कितने राइट किए हैं, सेक्शन बी में, सी में और डी में। ठीक है जी, हो सके तो आप 0.5 नेगेटिव मार्किंग भी लगाकर चलिएगा आज ही के टेस्ट में। आप हमारा ये सेशन कहां से देख रहे हैं ये भी कमेंट कर सकते हैं, तो कर दीजिएगा। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि नहीं है? वेग, त्वरण, बल, आयतन? क्या सभी ने यहाँ पे ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आयतन सदिश राशि नहीं है, यह अदिश राशि का एग्जाम्पल है। कौन सी राशि का एग्जाम्पल है? अदिश राशि का एग्जाम्पल है। इंग्लिश में बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है जी? ऑप्शन है डेंड्रोलॉजी, हिस्टोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर एंथोलॉजी? दीजिए आंसर, क्या आंसर होगा? वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन कहलाता है डेंड्रोलॉजी। ऑप्शन ए राइट आंसर है जी आपका। सभी ने ऑप्शन ए को आंसर किया है। हिस्टोलॉजी हम आपको बता चुके हैं, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ टिश्यूज। ठीक है जी, उत्तकों को बोला जाता है टिश्यूज। पोमोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ फ्रूट्स, फलों का अध्ययन। एंथोलॉजी क्या है जी? फूलों का अध्ययन है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स। 18 नंबर प्रश्न है, पौधों में जल का परिवहन डैश के माध्यम से होता है? जाइलम, फ्लोएम,
दोनों या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर करिए, क्लास आज की इंपॉर्टेंट है, टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए हैं जी आज की क्लास में। पौधों में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। क्या ऑप्शन ए को आंसर बता रहे हैं? ऑप्शन ए राइट है। फ्लोएम ध्यान रखिएगा, पौधों में भोजन को पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। इसी के साथ 19 नंबर प्रश्न, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड, मार्टिन कूपर, ग्राहम बेल या फिर मार्कोनी? करिए आंसर। हु इन्वेंटेड द मोबाइल फोन? जल्दी से आंसर कर दीजिए, आंसर मैच करिए। देखिए, मोबाइल फोन की बात करेंगे तो मार्टिन कूपर पर जाएंगे, ऑप्शन बी आंसर रहेगा जी। ठीक है जी। जे.एल. बेयर्ड क्या है? टेलीविजन का आविष्कार किया है। अब ग्राहम बेल में कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे, इन्होंने किया है जी टेलीफोन का आविष्कार। ठीक है। मार्कोनी ने किया है रेडियो का आविष्कार, रेडियो की खोज मार्कोनी ने की है। मोबाइल फोन मार्टिन कूपर। 20 देखिए, किडनी स्टोन डैश की बनी होती है। ऑप्शन सामने अवेलेबल हैं। आंसर के लिए अगर आपको समय चाहिए तो बीच में सेशन को रोक लीजिएगा। ठीक है। ये किडनी स्टोन है, जिसे बोलते हैं कि गुर्दे में जो पथरी होती है वह किसकी बनी होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो यहाँ पे ऑप्शन सी को दे रहे हैं कैल्शियम ऑक्सलेट, उनका राइट आंसर है जी। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद जरूर आ रहा होगा आपको। बिल्कुल आपके पैटर्न के ऊपर आज का हमारा टेस्ट है। अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया गया है आपके द्वारा तो प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपका कोई फ्रेंड आर्मी अग्निवीर की तैयारी करता है उसे हमारा चैनल जरूर शेयर करेंगे। डेली सुबह हमारी क्लास जो होती है वो 10 बजे होती है जीके जीएस की, और शाम को जो 5 बजे होती है वो होती है आपकी मैथ्स की। इसी चैनल शुभम ई क्लासेस पे मैथ आपका टॉपिक वाइज चल रहा है। 4 चैप्टर आपके मैथ के कंप्लीट हो चुके हैं। शाम को 5 बजे हमारी क्लास होती है। अगर आप हमारी पुरानी क्लासेस देखना चाहते हैं कि हमारी जो 2023 की क्लासेस है वो कब से स्टार्ट हुई हैं, तो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सभी क्लास की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी। ठीक है जी। इसका आंसर करिए, क्यूसेक से क्या मापा जाता है? जो ऑप्शन डी को बता रहे हैं पानी का प्रवाह, उनका आंसर करेक्ट है जी। आगे देखिए, प्रश्न संख्या 22, हाइपरटेंशन शब्द किससे संबंधित है? इंपॉर्टेंट, रक्त समूह, रक्तचाप, इंसुलिन, रक्त कैंसर। दीजिए आंसर, क्या आंसर करेंगे? सभी को दिख रहा है ना? राइट। हाइपरटेंशन जो है यह ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी आपका। आगे देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने 23, उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? ये क्वेश्चन किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? क्या सभी ऑप्शन डी को दे रहे हैं? 0, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। 24 नंबर प्रश्न, जल से बर्फ बनना किसका उदाहरण है? रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, किवड़न या फिर इनमें से कोई नहीं। फ्लोटिंग फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। आंसर मैच करिए। जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं भौतिक परिवर्तन, उनका राइट आंसर है जी। अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझिए भौतिक और रासायनिक में। देखिए, डायरेक्ट बताता हूं कि मान लीजिए कोई पदार्थ जो है वो किसी चीज में परिवर्तित हो गया है, अगर वो दोबारा फिर से उसी फॉर्म में आ सकता है तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अगर कोई पदार्थ चेंज हो गया और वो दोबारा लौटकर उस फॉर्म में नहीं आ सकता, उसे बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल समझिए, जल से बर्फ बन सकता है तो बर्फ से वापस जल भी बन सकता है। ठीक है। अगर हम यहां पर बोल दें मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना,
ठीक है जी। तो अगर मोमबत्ती जल गई तो वो दोबारा से मोमबत्ती नहीं बन पाएगी, है ना, वो वाष्प बन के उड़ जाती है फिर। तो ये होता है आपका रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना हो गया, कागज का जलना हो गया, लोहे पर जंग लगना हो गया, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। और भौतिक परिवर्तन आपको बता दिया है एग्जाम्पल के साथ। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करिए। चलिए जी, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? ये क्वेश्चन आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। निम्न ताप के कारण, निम्न घनत्व के कारण, निम्न आर्द्रता के कारण या फिर उच्च घनत्व के कारण? जल्दी आंसर कर दीजिए, क्या आंसर करेंगे? देखिए, बादल किस कारण से वायुमंडल में तैरते हैं? तो लो डेंसिटी के कारण। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी। 26 नंबर प्रश्न, डीएनए की खोज किसने की थी बताइए? वाटसन एंड क्रिक, एफ बैटिंग, जोसेफ लिस्टर, एडवर्ड जेनर? क्या आंसर कर रहे हैं? क्या सभी ऑप्शन ए को दे रहे हैं? वाटसन एंड क्रिक आपका राइट आंसर है जी। डीएनए की खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। अब एफ बैटिंग को हम बता चुके हैं, इंसुलिन की खोज किसने की है? एफ बैटिंग एंड विस्ट ने की है, इंसुलिन। ठीक है जी। जोसेफ लिस्टर का कमेंट करिए, जोसेफ लिस्टर ने किसकी खोज की है, किसका आविष्कार किया है? देखिए, जोसेफ लिस्टर की हम बात करेंगे तो एंटीसेप्टिक सर्जरी, एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज की है जोसेफ लिस्टर ने। एडवर्ड जेनर सभी को पता है, चेचक के टीके का आविष्कार किया है। 27 है, ध्वनि तरंगे डैश से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं? जल, वायु, इस्पात, निर्वात? सभी को पता है ना कि जो ध्वनि तरंगे हैं उनको गति करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। देखिए, वायु में भी मॉइस्चराइजेशन के कण होते हैं, मॉइस्चर होता है, जिनसे ध्वनि टकराकर जो है वो पैदा होती है, ठीक है, गति कर सकती है। परंतु वैक्यूम निर्वात ऐसी चीज है जिसमें किसी भी प्रकार का माध्यम नहीं होता, इसीलिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 है, किसका प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? ईसीजी, ईईजी, विडाल टेस्ट या फिर एंडोस्कोपी? जल्दी आंसर करिए। जो ऑप्शन बी को दे रहे हैं ईईजी, उनका आंसर करेक्ट है जी। ईसीजी का प्रयोग करते हैं हार्ट की गतिविधियों का पता लगाने के लिए, ठीक है जी। विडाल टेस्ट जो है यह टाइफाइड की जांच के लिए प्रयोग किया जाता है, टाइफाइड की जांच के लिए इसका प्रयोग करते हैं। एंडोस्कोपी आपको पता है, यदि पेट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो पेट के अंदरूनी हिस्से को देखने के लिए एंडोस्कोपी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। अब आपने मुझे क्या बताना है, होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, मुझे ईसीजी और ईईजी दोनों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में चाहिए। सेशन कंप्लीट होने के बाद दोनों की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में चाहिए, ईसीजी और ईईजी, राइट। 29 देखिए, क्यूप्राइट किसका अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या फिर कॉपर? दीजिए आंसर। क्यूप्राइट इज हुज और, इज और ऑफ कॉपर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। इसी के साथ सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है, नींबू, सिरका तथा संतरे का पीएच मान कितना होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ लेमन, विनेगर एंड ऑरेंज? आंसर कर दीजिए। देखिए, नींबू, संतरा तथा सिरका, इनका पीएच मान 7 से कम होता है, ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 7 किसका पीएच मान होता है जी? शुद्ध जल का। वाटर की पीएच वैल्यू होती है 7, क्योंकि ये होता है न्यूट्रल, उदासीन, ठीक है। जो चीजें खट्टी होती हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है, और जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता है वो चीजें खट्टी नहीं होती हैं, है ना। सभी ने ऑप्शन सी को दिया है ना। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 31 है आपके सामने, सेक्शन सी गणित का 31 से 45 तक अगले 15 क्वेश्चन। देखिए, मैथ के सेक्शन में बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं वो क्लास छोड़कर चले जाते हैं, बट क्लास किसी को छोड़कर जाना नहीं है, सभी को टेस्ट लगाना है। आपके 1.5 महीने ही बचे हैं तैयारी के लिए अच्छे से, ठीक है। सभी टेस्ट कंप्लीट लगाइएगा, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे, कोई विद्यार्थी क्लास में कैलकुलेटर यूज नहीं करेगा, कॉपी पेन पर ही टेस्ट लगाइए। 31 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित है। लीजिए, अब संख्याएं आपके सामने इतनी सारी दे रखी हैं, लंबी लंबी। अब इनको डिवाइड करने मत बैठ जाना, ठीक है। देखिए, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। 43 तो ऑड नंबर है, ये होगा नहीं, ठीक है। यहां पर देखिए, ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर है। 56 जो है लास्ट के 2 डिजिट देखिए, ये 4 से डिवाइड हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, 16 चौके 64, ठीक है। अगर हम 78 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आपका ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, 34 भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। जिस भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाए, वो पूरी संख्या 4 से भाग हो जाएगी। अगर इसकी जगह बोलता कि 8 से विभाजित है, 8 से डिविजिबिलिटी पूछ ले, तो लास्ट की 3 संख्याएं ले लीजिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यदि x एक सम संख्या है, अगली सम संख्या क्या होगी, इसका आंसर कर दीजिए। देखिए, सम संख्या में 2 का डिफरेंस होता है। जैसे एक सम संख्या 2 है, अगली 4 होगी, अगली 6 होगी और अगली 8 होगी, है ना। 2 का अंतर आएगा। तो यदि x एक सम संख्या है, अगली सम संख्या क्या हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। ये ऑप्शन बी जो आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर करेक्ट है। x + 1 क्या है, अगली विषम संख्या होगी। देखिए 33 नंबर, एक संख्या को 2:1 के अनुपात में बांटा गया है, यदि बड़ा हिस्सा 42 है तो वह संख्या क्या होगी। सिंपल प्रश्न है जी, ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कॉपी पेन पर सॉल्व करिए और मुझसे पहले आंसर देने का प्रयास करिए। अगर सॉल्यूशन नहीं पता है तो सॉल्यूशन देखिएगा साथ में। देखिए, एक संख्या है जिसको हमने 2:1 के अनुपात में बांटा है, बड़ा हिस्सा 42 है, यानी कि 2 रेशो है, इस 2 रेशो की वैल्यू क्या है, 42 है। हमको बताना है वह संख्या क्या होगी। संख्या क्या है जी, इस संख्या को 2 रेशो में बांटा गया है, 2:1। अगर हम इन रेशो का टोटल कर दें तो जो संख्या है वो रेशो 3 में है, ठीक है जी। टोटल यानी कि आपको 3 रेशो की वैल्यू बतानी है। अब देखिए, यहां से एक रेशो की वैल्यू निकाल लीजिए, कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी डिवाइड करने पर। अगर एक रेशो का मान 21 है, 3 रेशो का मान कितना होगा, 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पे 63 आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। लीजिए देखिए सॉल्यूशन, सभी ने ऑप्शन सी को आंसर दिया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। किस संख्या का 25/3% 150 होगा। आंसर करिए इस प्रश्न का जी, क्या आंसर करेंगे। देखिए, मैंने माना वो संख्या क्या है, x है। x का 25/3%, का मतलब गुणा, 25/3 करेंगे 25 डिवाइड बाई 3। अब ये परसेंटेज है तो इस परसेंटेज का भी नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा, ठीक है जी। इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 150 दे रखी है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, डायरेक्ट करूंगा। देखिए, जो इक्वल के आमने सामने वाली संख्याओं को हम भाग कर सकते हैं और नीचे से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 25 से सीधा कैंसिल करूंगा, 25 छिके 150 हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए, 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 300। अब ये 300 इधर जाके 6 में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां पर 1800 आ जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जी।
क्या सभी ने ऑप्शन बी को दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी आपके सामने। एक व्यक्ति ने अपनी वस्तु का 1/3 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा। यदि वह वस्तु को यदि वह देखिए यदि शेष वस्तु को, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, देखिए यदि शेष वस्तु को लागत मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ कितने प्रतिशत रहा होगा, है ना। इंग्लिश में ठीक कर लेते हैं। इफ हैड द सोल्ड द पर्टिकुलर आइटम नहीं है, इफ हैड सोल्ड द रिमेनिंग आइटम, ठीक है, जो आपकी शेष वस्तु बची है, रिमेनिंग आइटम एट कॉस्ट प्राइस ओनली, व्हाट वुड हैव बीन हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। अब इसको कैसे करेंगे? अब इसको इजी बनाने के लिए हम रकम मान लेते हैं, पैसे को हम वैल्यू मान लेते हैं। देखिए किसी संख्या, किसी वस्तु का 1/3 हिस्सा, यानी कि टोटल वस्तु कितनी है, 3 है, इसका एक हिस्सा 24% लाभ पर बेचा है, मतलब कि टोटल आपके पास 3 वस्तुएं हैं, ठीक है। देखिए मैंने माना कि एक वस्तु का मूल्य कितना है, 100 रुपए है। चीजों को ध्यान से समझिए, तो हमारे पास टोटल 3 वस्तुएं हैं ना, यानी कि 3 वस्तुओं का मूल्य कितना होगा, 300 रुपए होगा। अब चीज समझ गए? अब यहां पर ध्यान से एक चीज समझिए, देखिए 1/3 हिस्सा 24% लाभ में बेचा है, यानी कि एक वस्तु, इन 3 में से एक वस्तु उसने 24% लाभ पर बेची है। एक वस्तु का मूल्य 100 रुपए माना है, 24% लाभ पर बेचेगा तो 124 रुपए की बेचेगा यहां पर। तो जो शेष वस्तु है, शेष कितनी बची, अब 2 वस्तुएं बची हैं, इन 2 वस्तुओं को लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, ठीक है जी, यानी कि इन 2 वस्तुओं को वो 200 रुपए में ही बेच रहा है। 2 वस्तुओं का मूल्य 200 रुपए होगा। अब टोटल जो है वो कितना मूल्य, टोटल उसे 324 रुपए प्राप्त हुए हैं इन दोनों को बेचने पर। बोला है लाभ कितने प्रतिशत रहा होगा। अब यहां पर चीजों को समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन खत्म है बस, ठीक है जी। देखिए 300 रुपए टोटल मूल्य था तीनों वस्तुओं का, बेचने के बाद 324 रुपए प्राप्त हुए हैं, तो लाभ हुआ है 24 रुपए का। 24 गुणा 100, क्रय मूल्य कितना था जी, 300 रुपए, ठीक है। ये प्रॉफिट परसेंट आ गया आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल करेंगे, यहां पे 8% आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। लीजिए सभी का आंसर सही है, किसी को कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्राइस मान लेना है वस्तु का। आप 100 की जगह 1, 2, 50, 200 कुछ भी मानिएगा, आंसर सेम ही आएगा। 100 इसलिए माना था ताकि कैलकुलेशन आसान हो सके। आगे चलें, आगे देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिए कि 20 अंकों का औसत 18 है, 2 अंक 30 और 24 को घटा दिया गया, नया औसत ज्ञात करें। कैसे करोगे इसको, सिंपल है ये तो। देखिए 20 अंकों का औसत 18 है, यदि हम 20 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20 अंकों का टोटल कितना हो जाएगा, 360, ठीक है जी। अब 2 अंक 30 और 24 कितने हो गए, टोटल 54 हो गए हैं ना। 30 और 24 कितने हो गए, 54, इनको घटा दिया गया, यानी कि 54 जो है वो हमने इसमें से माइनस कर दिया। 10 में से 4 गए 6, 0, अब 306 बचे हैं। बोला है नया औसत ज्ञात करें। देखिए पहले 20 अंक थे, अब 2 अंकों की वैल्यू तो हमने घटा दी, कितने अंक बचे, अब टोटल अंक बचे हैं आपके 18, और इन 18 अंकों का टोटल कितना है, 306 है। इस 18 को 306 को 18 से भाग करेंगे, एवरेज आ जाएगा, नया एवरेज आ जाएगा। देखिए 18 से करेंगे, 18 एकम 18, ठीक है जी, यहाँ पे आपका 12 बच गया, यहाँ पे बच गया 6, तो ये 17 टाइम में, 7 टाइम में चला जाएगा। 18 गुणा 7 126, नया औसत आएगा आपका 17। क्या सभी ने ऑप्शन सी को आंसर किया है, बताइए। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है स्क्रीन पर। अब इस 37 नंबर में आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए,
ठीक है। जब इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डालेंगे, देखिए हमारी हर क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं होता तो टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन करिएगा। देखिए यहां पर प्लेटफार्म की जगह आप क्या कर लीजिए, खंभा कर लीजिए। ठीक है जी, खंभा करना है। प्लेटफार्म की जगह आपको खंभा करना है, ये प्लेटफार्म नहीं है। पोल इंग्लिश में बोलते हैं इसको, पोल। प्रश्न है, एक 120 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 30 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात करें। देखिए स्पीड पूछा है आपसे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रेन किसी खंभे को पार करती है तो वो ट्रेन सिर्फ अपनी ही लंबाई को पार करती है। ठीक है, खंभे की लंबाई कभी भी ऐड नहीं होती है। तो यहां पर हमने देखा है कि डिस्टेंस कितना है जी, 120 मीटर है ट्रेन की लंबाई। ठीक है, स्पीड टाइम दे रखा है 30 सेकंड। अब ये देखिए ये चीजें मीटर प्रति सेकंड में ही दे रखी हैं। ठीक है, ऑप्शन भी सारे मीटर प्रति सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको अभी देख लेते हैं। तो यानी कि हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर में नहीं बदलना है, डायरेक्ट आपको कैंसिल कर देना है। यहां पर आपका आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है जी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा नहीं होगा। ठीक है, सभी चीजें मीटर और सेकंड में हैं, तो मीटर प्रति सेकंड में ही आंसर आएगा। आगे चलें, आगे देखिए 38 नंबर है आपके सामने, 16, 48 तथा 104 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। देखिए आपको निकालना है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सिग्निफिकेंस फैक्टर, इसको एचसीएफ भी बोल देते हैं, ये तो सभी को पता है खैर। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आपको ऑप्शन दिए हो आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है। आपको सबसे पहले बड़ा फैक्टर लेना है। ठीक है जी, इस 16 सबसे बड़ा है इनमें, क्या 16 इन सभी को डिवाइड कर देगा? 16 104 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद बड़ा फैक्टर है 12, 12 16 को ही डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 12 भी एचसीएफ नहीं होगा। उसके बाद बड़ा फैक्टर क्या है, 8 है, 8 दूनी 16, 8 छिक 48 और 8 से कैंसिल करेंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24। ठीक है जी, तो 8 यहां पर ऐसा संख्या है जो इन सभी को डिवाइड कर देगा और यही इनका एचसीएफ हो जाएगा। ऑप्शन यहां पे सी करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। 7/11 और 11/7 का योग ज्ञात करना है आपको। ठीक है जी, क्या है यहाँ पे 7/11 प्लस 11/7, आपको इसका सॉल्यूशन करना है। कर दीजिए फटाफट से। कैसे करेंगे, जो नीचे वाली दो संख्याएं हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 77। ठीक है, आगे सोल्व करना आता है ना। देखिए 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 77, 7 को फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, प्लस यहां पर 11 बार में जाएगा और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121। अब इसको जोड़ेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। 9 और 1 10 का 0, हासिल 1, यहां पे 3 और 4 7, 170 डिवाइड बाई 11, ऑप्शन 170 डिवाइड बाई 77। ठीक है जी, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है आपके सामने, 170 डिवाइड बाई 77। क्या सभी ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है? सॉल्यूशन देख लीजिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर, कितने वर्षों में कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में आपको निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इनटू 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखिए
कोई धन कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। मान लीजिए कोई धन है आपके पास 1, ठीक है, अगर वो डबल हो रहा है तो वो 2 हो जाएगा। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है, और ये 1 क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। हमने कोई धन 1 माना था, तो ये वाला जो 1 क्या है, प्रिंसिपल है, जिसको हम बोलते हैं मूलधन। आप इसमें वैल्यू पुट करिए और सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, सिंपल इंटरेस्ट 1 आया है, 1 गुणा 100, प्रिंसिपल हमने 1 माना है मूलधन, और हमको रेट दे रखा है 8%। बस इसको कैंसिल करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। 8 से कर दीजिए डायरेक्ट, 8 एकम 8, यहां पे बच गया 2 0, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, 12.5 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। किसी वर्ग का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल है जी, फॉर्मूला पता है तो आसानी से कर लोगे। वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला होता है 4a, है ना। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है a², यानी कि भुजा गुणा भुजा। 4a की वैल्यू दे रखी है आपको 48, 4 से 48 को भाग करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी 12। अब क्योंकि हमको a पता लग गया है 12 है, तो यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। 12 का आपको स्क्वायर करना है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, 144 वर्ग सेंटीमीटर। आगे चलें, आगे चलते हैं 42 नंबर की तरफ। श्रृंखला 3 5 7 9 11 और 21वां पद बताना है आपको। देखिए, जब भी किसी सीरीज में डिफरेंस सेम हो, यहां पर मुझे दिख रहा है सभी में क्या है जी, 2-2 का अंतर है, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि ये आपकी एपी श्रृंखला वाली सीरीज है। एनवा पद निकालना है आपको, राइट। आपको क्या निकालना है, टीएन की वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 डी। यहां पर a क्या है, पहली संख्या है जो कि है 3, प्लस n-1, 21 आपका n का मान है, 21 माइनस 1 करेंगे तो 20 हो जाएगा, राइट। d क्या है, इनके बीच का कॉमन डिफरेंस जो कि 2 है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। 20 दूनी 40, 40 में 3 जोड़ देंगे तो यहां पे आपका 43 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। देखिए सॉल्यूशन, और बढ़ते हैं 43 नंबर प्रश्न की तरफ। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? अब इसमें तो आपको समय नहीं मिलेगा और समय देना भी नहीं चाहते, ठीक है। किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ऐसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। ऑप्शन बी करेक्ट है जी। उस वृत्त का व्यास ज्ञात करें जिसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। व्यास निकालना है, व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल होता है, ठीक है। अब वृत्त की परिधि 88 दे रखी है, तो परिधि का फॉर्मूला पता है ना, परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr, ठीक है जी। ये होता है इसके पैरामीटर यानी कि सर्कमस्टेंस का फॉर्मूला। देखिए अब यहां पे 2 गुणा पाई की वैल्यू कितनी लिखेंगे हम, 22/7 गुणा r, वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 88। समझ गए। अब देखिए 22 दूनी 44, अब 44 से डायरेक्ट 88 भाग हो जाएगा 2 बार में, समझ गए। ये 7 इधर जाके 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी 14। 14 आंसर मत कर दीजिएगा, ये आंसर नहीं है आपका। हमको व्यास निकालना है जी, हमको निकालना है डायामीटर, जो कि त्रिज्या का डबल होता है जस्ट, है ना। अगर r 14 है तो 2r कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। आपका जो व्यास है डायामीटर वो 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 45, ये मैथ्स का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद 5 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं,
सेशन में बस बने रहिएगा। देखिए, यदि x बाई 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 20 है, x का मान बताना है। आसान लग रहा है देखने में। देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, x डिवाइड बाई 100 प्लस 10 इज इक्वल टू 20, ये है आपका प्रश्न जी। इसको सोल्व करिए, कैसे करेंगे? ये पहले आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है, पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा, एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई होगा। देखिए अब यहां पर नीचे कोई संख्या नहीं है, तो डायरेक्ट हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहां पे आपका बन जाएगा x प्लस 1000 डिवाइड बाई 100, ठीक है, इज इक्वल टू 20। अब ये 100 जाके इधर 20 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी, मल्टीप्लाई होगा तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1000 इज इक्वल टू 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000, राइट। अब ये 1000 इधर जाके 2000 में माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000। कहां पे है, ऑप्शन बी में है जी। देख लीजिए सॉल्यूशन, सभी ने आंसर सही किया है। चलिए यहां पर मैथ का सेक्शन कंप्लीट है। सेक्शन डी है रीजनिंग के लास्ट के 5 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, इनका आंसर करिएगा। और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा शब्द दिए गए शब्द के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता? शब्द दिया है आपको सप्लीमेंट्री। देखिए इसके अंदर जो शब्द दिया है एलिमेंट, ये सप्लीमेंट्री के प्रयोग से नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर ई जो है ये 3 बार रिपीट हुआ है, जबकि सप्लीमेंट्री में केवल 2 ही बार आपका ई आ रहा है। सभी को समझ में आया है? 47 देखिए, विषम संख्या का चयन करें। क्या आंसर करेंगे? जल्दी आंसर कर दीजिए। देखिए यहां पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी। ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि सिर्फ अपने आप से ही भाग होते हैं। परंतु 51 क्या है, 17 गुणा 3 करेंगे, 17 तिया 51 होता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ये आपका ऑड नंबर है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा जी। लीजिए इसका आंसर करिए कि यदि ए का अर्थ योग करना है, बी का अर्थ भाग करना है, सी का अर्थ घटाना है तथा डी का अर्थ गुणा करना है, तो इसको हल करिए। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, बड़े आसानी से सोल्व करिए। इसमें बोर्ड मास लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। बोर्ड मास में पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस। देखिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए यहां पे लिख दिया मैंने 24। बी का मतलब होता है भाग करना, यहां पे भाग का निशान डाल दिया मैंने, और संख्या आ गई 6, राइट। फिर आगे है डी का अर्थ होता है गुणा करना, गुणा 4। आगे ए है, ए का अर्थ होता है योग, प्लस 3, और सी का मतलब होता है माइनस 2। इसको सोल्व करना है आपको। 6 से कैंसिल करेंगे तो 6 चौके 24, 4 बार में चला गया। 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आ गया। 16 प्लस 3 करेंगे, कितना हो गया, 19 हो गया। और 19 में फिर 2 माइनस करना है, कितना हो गया, 17 हो गया जी। ये ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। आपके सामने स्क्रीन पर एम और एन दोनों भाई हैं, एल और के दोनों बहनें हैं। एम का पुत्र के का भाई है, तो एन एल से किस प्रकार संबंधित है, इसका आंसर कर दीजिए। अब इसको सोल्व करवाने के लिए मुझे क्या करना है, आपको थोड़ा सा बेसिक बताना है। अगर पता है तो जल्दी से सोल्व कर दीजिए, परंतु हम सभी स्टूडेंट को लेकर चलेंगे तो थोड़ा सा इसका बेसिक क्लियर करना बनता है। देखिए अगर कोई भी मेल होगा उसको हम प्लस के साइन से दिखाएंगे और फीमेल के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है जी। देखिए यहां पे ध्यान से, भाई भाई या फिर भाई बहन को हम सीधी लाइन में दिखाएंगे। हस्बैंड और वाइफ को हम एक दूसरे के इक्वल रखकर दर्शाएंगे। किसको?
हस्बैंड और वाइफ को, राइट। अब देखिए फादर और मदर जो हैं इनको हम ऊपर रखेंगे और सन और डॉटर को हम यहां पर नीचे रखेंगे। बस ये आपकी इक्वेशंस बनेंगी ब्लड रिलेशन वाले किसी भी प्रश्न में। अब यहां पर मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा, जल्दी से देखिएगा। एम और एन दोनों भाई हैं, ठीक है जी। देखिए ध्यान से, ये लिख दिया एम और ये लिख दिया एन, क्योंकि दोनों भाई हैं तो एक ही लाइन में दिखाएंगे इनको, और दोनों मेल हैं तो दोनों पे प्लस का साइन। एल और के दोनों बहनें हैं। देखिए अब एल और के दोनों बहनें हैं, यहां पे रिलेशन नहीं पता है ना, तो मैं सीधा लिख देता हूं, अलग से लिख देता हूं फिलहाल में। एल और क्या हैं, दोनों बहनें हैं, तो हम दोनों को सीधी लाइन से दिखाएंगे। इतना समझ गए हैं आप। अब आगे देखिए, एम का पुत्र के का भाई है, ये एम है, एम का पुत्र तो नीचे आएगा जी, पुत्र है, भाई किसका है, के का है। अब के का भाई है तो एल का भी भाई होगा, सीधी लाइन में दर्शा दीजिए। इतना समझ गए। बोला है कि एन एल से किस प्रकार संबंधित है, ये जो एन है ये एल से किस प्रकार रिलेटेड है। देखिए एल के जो पिता हैं उनका भाई है एन, ठीक है, तो एल के क्या लगेगी, वो चाचा लगेंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है जी। किसी का कोई डाउट? चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 है आपके सामने, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आंसर कर दीजिए फटाफट से कि यदि बीते कल से 2 दिन पहले रविवार था तो परसों कौन सा दिन होगा, आने वाला दिन पूछा है। सिंपल तरीके से बताएंगे। देखिए यहां पर मैंने डाल दिया बीच में एक साइन, इसको मैंने लिख दिया है प्रेजेंट डे, आज का दिन, ठीक है। बीते कल से, ये बीता हुआ कल है, इससे 2 दिन पहले यानी कि इस दिन क्या था, संडे था जी, ठीक है। संडे के बाद मंडे आएगा, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, यानी कि आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे है। परसों कौन सा दिन होगा, कल छोड़ के परसों कौन सा दिन होगा। वेडनेसडे के बाद आपका आएगा थर्सडे, थर्सडे के बाद आपका आ जाएगा फ्राइडे, परसों होगा शुक्रवार। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है जी, ठीक है जी। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? तो देखिए यही था आपका आज का पूरे 50 प्रश्नों का आर्मी अग्निवीर स्पेशल मॉडल पेपर। मैं उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा आपको। सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा शाम को, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन 50 प्रश्नों में कितने स्कोर हुए हैं। सेक्शन वाइज स्कोर कमेंट करना है, सेक्शन ए में कितना है, बी में, सी में और डी में, सभी को स्कोर सेक्शन वाइज कमेंट करना है। मैं उम्मीद करूंगा सेशन हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं कल किसी और अच्छे सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।